दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों की छाया में एक देश के युवाओं ने बगावत की। सितंबर 2025 नेपाल संघर्षों की भूमि गुस्से में फट पड़ा। जो शुरुआत में दबे हुए स्वरों का आह्वान था, वही जल्द ही क्रांति की आग बन गया। ये कहानी है जेएनजी विरोध प्रदर्शनों की। वे दंगे जिन्होंने एक प्रधानमंत्री को गिराया और सत्ता के दिल को राख में बदल दिया। यह सब शुरू हुआ एक पाबंदी से। 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टिकटॉक जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दिए। कारण बताया गया, गलत सूचना रोकने के लिए पंजीकरण की समय सीमा। लेकिन जहां बेरोजगारी 20% के आसपास हो और लाखों युवा इन्हीं ऐप्स से रोजगार और जुड़ाव पाते हों, वहां यह कदम आग में घी साबित हुआ। इसी बीच नेताओं के बच्चों के विदेशों में ऐशो आराम वाले वीडियो वायरल हुए, जबकि नेपाल की अर्थव्यवस्था जकड़ी हुई थी। काठमांडू, पोखरा और दूर दराज से आए जेएनजी छात्र पहले शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे। उनकी मांग थी भ्रष्टाचार, असमानता और सेंसरशिप का अंत। 8 सितंबर को काठमांडू की सड़कों का धैर्य टूटा। संसद की ओर बढ़ते प्रदर्शनकारियों पर रबर की गोलियां, आंसू गैस और जिंदा गोलियां दागी गईं। सिर्फ उसी दिन कम से कम 19 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हुए। भीड़ ने सुरक्षा बैरिकेड तोड़े, इमारतों पर कब्जा किया, फिर बलपूर्वक हटाई गई। यह हमारे भविष्य के लिए है, एक 23 वर्षीय छात्र चिल्लाया, धुएं और अराजकता के बीच। 9 सितंबर को कर्फ्यू तोड़ते हुए भीड़ ने संसद, सर्वोच्च न्यायालय, सिंह दरबार और नेताओं के घरों को आग लगा दी। प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली का बालकोट स्थित घर और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का आवास भी राख हो गया। होटल हिल्टन काठमांडू जैसे लग्जरी स्थल जले, व्यवसाय लूटे गए और पश्चिमी नेपाल में जेल से कैदी भाग निकले। मृतकों की संख्या 22 पहुंची और सैकड़ों घायल हुए। रात 10 बजे सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगदेल ने सेना उतारी और घुसपैठियों पर आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगाया। काठमांडू एयरपोर्ट बंद हुआ, सीमाएं सील हुई और भारत तथा अमेरिका ने यात्रा चेतावनी जारी की। एक वायरल वीडियो में एक मंत्री का परिवार हेलीकॉप्टर से लटकते हुए भागता दिखा। सत्ता वर्ग की घबराहट का प्रतीक दृश्य। क्रांति अपनी चरम पर पहुंची। प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली, जो 2024 चुनाव के बाद चौथी बार सत्ता में लौटे थे, 9 सितंबर को इस्तीफा देने पर मजबूर हुए। उनकी गठबंधन सरकार टूट गई। गृह मंत्री रमेश, लेखक समेत 4 मंत्री भी हट गए। सेना ने नेताओं को बैरक में सुरक्षित रखा और संवाद की अपील की। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संयम बरतने का आग्रह किया। जेएनजी ने हिंसा से दूरी बनाई और जवाबदेही की मांग दोहराई। हम बदलाव चाहते थे, अराजकता नहीं, एक आयोजक ने कहा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने घातक बल प्रयोग को मानवाधिकार उल्लंघन बताया और संयुक्त राष्ट्र ने भी जांच की मांग की। 12 सितंबर तक सेना की गश्त के बीच एयरपोर्ट फिर से खुला और सोशल मीडिया पाबंदी हटा ली गई। नेपाल बिना स्पष्ट नेतृत्व के खड़ा था। 2008 से अब तक की 14वीं सरकार राख में बदल चुकी थी। जेएनजी का यह विद्रोह गहरी दरारें उजागर कर गया, पर साथ ही एक पीढ़ी की दृढ़ता भी। क्या यह सुधार का रास्ता बनाएगा या और आग भड़काएगा? हिमालय की ऊंचाइयों में न्याय की चढ़ाई अब भी जारी है।